अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका में एक विशाल देश है, लेकिन यहाँ आकर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ लैटिन अमेरिकी लोग रहते हैं। ये है ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी और एक शहर जो बड़े यूरोपीय राजधानियों के समान है। मैड्रिड, रोम या पेरिस। वास्तव में यह आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि 70% से अधिक अर्जेंटीना के लोग यूरोपीय मूल के हैं। मुख्य रूप से उनके पूर्वज इटालियन, स्पेनिश या अंग्रेज थे। इस मामले में अर्जेंटीना के लोग यूरोपीय होने के मामले में अमेरिका के निवासियों से भी आगे हैं। आमतौर पर अर्जेंटीना प्रवासियों के लिए खुला रहा है और अब जब संकट चल रहा है, लोग यहाँ आना जारी रखते हैं, विशेष रूप से कई लोग पूर्व सोवियत संघ से। इस एपिसोड में मैं वास्तव में पृथ्वी के विपरीत दिशा में जाऊंगा, यहाँ आए सभी लोगों से मिलने और यह समझने के लिए कि वे वास्तव में इतने खुश क्यों हैं। ब्यूनस आयर्स ये बस किसी तरह का आनंद है। ठीक है, चलो अर्जेंटीना के लिए। फिर हम समझने करेंगे कि अर्जेंटीना के लोग क्या सोचते हैं, वे पार्टी करना क्यों चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते, CIS देशों से आने वाले लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें हर जगह छुआ जाएगा, टटोला जाएगा। फिर मैं युवा माताओं से पूछूंगा कि वे यहाँ बच्चों को जन्म देने क्यों आईं, ये अनुभव कैसा था और इसकी लागत कितनी थी। ये लगभग $20,000 है। कुछ लोग यहाँ अपनी गाड़ियाँ और फ्लैट्स बेचकर अर्जेंटीना में बच्चे को जन्म देते हैं। इसके अलावा हम यह जानेंगे कि सभी युद्धों के समय लोग विशेष रूप से अर्जेंटीना क्यों भागते थे। अर्जेंटीना युद्ध में भाग नहीं ले सकता, युद्धों के लिए तैयार नहीं। हम एक मिश्रित रूसी अर्जेंटीनी परिवार के घर जाएंगे और सुनेंगे कि अर्जेंटीनी के साथ रहना कैसा होता है। अंत में हम सुरक्षा के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि घरों पर यूं ही बिजली की बाढ़ और कांटेदार तार नहीं लगाए जाते। बाढ़ पर टूटा हुआ कांच। गर्म देश के शानदार एपिसोड आत्मनाश शुरू करने के लिए सब कुछ तैयार है। मेरे YouTube और Instagram पर सब्सक्राइब करें। मैं वावा कारमानोव हूँ और चलिए शुरू करते हैं। अक्सर बड़े शहरों में पोर्टो क्षेत्र बहुत सुखद और सुरक्षित स्थान नहीं होता, लेकिन ब्यूनस आयर्स में ऐसा नहीं है। यहाँ पुएर्टो मादेरो सबसे शानदार क्षेत्र है, जिसमें कांच की ऊंची इमारतें, अच्छे रेस्टोरेंट और नौकाओं के लिए एक मरीना है। इन्हीं में से एक के कारण यहाँ सारा यातायात रोक दिया गया। इंटरव्यू के लिए देर हो गई क्योंकि पुलों को खोल दिया गया था, लेकिन मुझे तो ये सुंदर लगता है, जबकि बाकी लोग चिंतित होकर इंतजार कर रहे हैं। और यह सब एक छोटी सी नौका के लिए आधे शहर को बंद कर दिया गया। यही पोर्ट में यूलिया रहती है और अपनी नौका रखती है। वह यहाँ है खुश होकर, अपने हाथों में अर्जेंटीना की नागरिकता पकड़े हुए, जो उसने 1 घंटे पहले हमारी मुलाकात से ठीक पहले प्राप्त की। तुमने नागरिकता के लिए कितना इंतजार किया? 3 और आधे साल मेरा मुकदमा चला, यहीं से आवेदन से लेकर अंत तक। क्या सब मुकदमा है? यहाँ नागरिकता अदालत से दी जाती है, यानी निर्णय लिया जाता है। न्यायाधीश, सचिव तुम्हारा मामला देखते हैं। और यह पूरी योजना क्या थी? आधार क्या था? मैंने जन्म से नागरिकता प्राप्त की। 6 साल पहले मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन हमने तुरंत नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया। हमने पहले रूस में कुछ समय बिताया, तब किसी को जल्दी नहीं थी, और केवल 2019 में मैंने नागरिकता के लिए आवेदन किया। यूलिया, जिन्होंने अर्जेंटीनी नौकरशाही को स्वयं पार किया, अब अन्य रूसी भाषी प्रवासियों की मदद करती हैं, जो यहाँ बहुत अधिक हैं। पिछले साल यहाँ कुछ उछाल आया था, शायद ऐसा मुझे लगता है। शायद हाँ, ऐसा हुआ कि मैंने अपना गाइड लिखा और युद्ध से पहले ही परामर्श देना शुरू कर दिया। यानी ये किसी भी तरह से रूस की स्थिति से संबंधित नहीं था। और फिर बहुत स्पष्ट उछाल आया। ये बात समझ में आती है मार्च की शुरुआत में और दूसरा सितंबर के अंत में, अक्टूबर की शुरुआत में, जब था परामर्श के लिए बहुत सारे अनुरोध। अब निश्चित रूप से ब्यूनस आयर्स बिल्कुल अलग है। यानी पहले अगर आप रूसी भाषा सुनते थे तो आप सोचते थे, हे भगवान, यहाँ रूसी बोलने वाला व्यक्ति कहाँ से आया। और अब यहाँ कैफे। अभी पड़ोसी रूसी थी सुशी में। कल शाम को 4 से 7 रूसी थे, बहुत सारे लोग आए हैं। ब्यूनस आयर्स का अनुवाद है अच्छी हवाएं, लेकिन मुझे कोई गुस्सैल मिला और उसने तुरंत मेरी कैमरा पर हमला कर दिया। क्या ऐसी हवाएं सामान्य हैं? हाँ, अभी तो पतझड़ है, सर्दी करीब आती है, हवाएं बढ़ती जाती हैं। यहाँ सर्दियों क्या होगा? सर्दियों में ब्यूनस आयर्स में अधिकतम 0 बल्कि न्यूनतम 0 डिग्री होती है, कभी कभी रात में पहुंच जाती है। वैसे कुल मिलाकर बहुत सारे धूप वाले दिन होते हैं, 15-20 डिग्री भी हो सकते हैं, यानी आरामदायक। वहाँ एक कोट स्नीकर्स पर्याप्त हैं। और क्या, सर्दियों में सब लोग कहीं गर्म जगह पर जाने की कोशिश करते हैं?
और अगर हाँ तो कहाँ? हम कोशिश करते हैं। हाँ, उड़ जाओ। तुर्की और यूरोप यहाँ सब उड़ते हैं। ओ, फिर भी यूरोप में? हाँ, यहाँ हाँ, लेकिन यहाँ अर्जेंटीनी लगभग सभी, जैसा कि हमने बात की थी, वे स्पेनियों इटालियनों के वंशज हैं और तदनुसार वे अपने रिश्तेदारों के पास जा सकते हैं या पर्यटकों के रूप में जा सकते हैं, इसलिए वे यूरोप जाते हैं। अर्जेंटीना दूसरे गोलार्ध में स्थित है, तो जब हमारे वसंत होता है, पतझड़ होता है, पत्ते पीले हो जाते हैं। गर्मी पाने के लिए लोग उत्तर जाते हैं, दक्षिण नहीं। यहाँ समुद्र नहीं, नदी महासागर में जाती है। ये बुरी बात तो है क्योंकि बहुत सारा गाद है, ये समुद्र नहीं है, इसमें तैराकी नहीं करेंगे। उड़ान भरनी होगी, जाना। और स्थानीय लोग धूप सेकने के लिए कहाँ जाते हैं? मुख्य रूप से कैरिबियन डोमिनिकन गणराज्य जाते हैं। जिनके पास वीजा है वे मियामी अमेरिका जाते हैं, वे ब्राजील भी जाते हैं। महासागर थोड़ा गर्म है। और यहाँ मेहमान नवाजी आ गई। स्थल की ओर से 2 मुफ्त गिलास। हाँ, इन्वेंट्री। क्या हम प्योर लिक पीना चाहते हैं? ये कुछ इस तरह है। वाह, ये तो कुछ खास है। अच्छा दिया भंडार प्रेम ना, मुझे मनाने के लिए, नहीं पता पीने के लिए। ये तो बस मुफ्त होना चाहिए। नहीं, वास्तव में हमने ऑन ऑर्डर नहीं किया था और वो ऐसा है जैसे ये लोगों ने शराब का ऑन ऑर्डर नहीं दिया, चलो हम उन्हें दे देते हैं। हाँ, और सुबह में थोड़ी पाई अवश्य खानी चाहिए। अविश्वसनीय। चलो, नागरिकता के लिए। ठीक, अर्जेंटीना के लिए फिर। ये यूलिया की पसंदीदा कॉफी शॉप है और स्क्रीन पर मेरे कॉफी की कीमत है। ये डरावना लगता है क्योंकि अर्जेंटीनी अपने पैसों को उसी तरह दर्शाते हैं जैसे अमेरिकी डॉलर को, लेकिन वास्तव में कीमत को 400 से विभाजित करना होता है। और यहाँ बोरिस तो अपने रंगे हुए नाखूनों का दिखावा कर रहा है। इस शानदार कॉफी शॉप में मैं कॉफी पीता हूँ और मैं वहाँ लगातार रूसी लोगों से मिलता हूँ। वहाँ 2 जोड़ी माताएं अपने शिशुओं के साथ होती हैं। क्या ये इसलिए है क्योंकि ये इलाका रूसी भाषी या कुछ और? हाँ, हम पुएर्तो मादेरो में हैं और यह सबसे महंगा इलाका है, वो इसलिए यहाँ बहुत सारे रूसी हैं। अभी मेरे पास भी इसी इमारत में एक परिवार रहता है, वह रूसी है और वो अर्जेंटीनी है। वह कहता है मैं पुएर्तो मादेरो में नहीं रहता बल्कि रूसो मादेरो में रहता हूँ। बहुत सारे रूसी हैं। तो उसने ये पहले ही देख लिया है कि जैसे कि वे आ गए हैं। बिल्कुल, दुकान में हमेशा मिलते हैं, हर जगह बहुत सारे हैं, सभी कैफे में। खैर, आए हैं संपन्न लोग, मुख्य रूप से अलग अलग लोग आए हैं। हाँ, लेकिन इस इलाके में संपन्न लोग हैं, यानी वे हमेशा रेस्तरां में जाते हैं और हर दिन मिलते हैं। तो ऐसे रूसी भाषी लोगों के पसंदीदा इलाके में किराए पर घर लेने की कीमत कितनी है? उदाहरण के लिए, खैर औसतन अभी शायद $3000। यहाँ मतलब 2000 से शुरू होकर बहुत छोटे और उससे अधिक मतलब 6-7 हजार तक भी हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर एमिरेट्स से तुलना करें तो इतना महंगा नहीं है, या मॉस्को सिटी से। यहाँ खरीदना अभी भी सस्ता है मॉस्को सिटी की उन टावरों अपार्टमेंट्स की तुलना में, लेकिन यहाँ के अन्य इलाकों की तुलना में ये काफी महंगा है। अगर हम तुम्हारे सबसे सामान्य क्षेत्र की बात करें जहाँ वास्तव में ज्यादातर अर्जेंटीनी रहते हैं, वहाँ कितना है? वहाँ स्टूडियो $500 में किराए पर और यहाँ लगभग $2000 में। मैं पहली बार अर्जेंटीना में हूँ और ब्यूनस आयर्स का दृश्य मेरे पहले के विचारों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। यहाँ सब कुछ इतना शानदार दिखता है। यहाँ इटली के टुकड़े, स्पेन के टुकड़े, शहर कुछ जगहों पर पेरिस जैसा दिखता है, लेकिन फिर भी अगर आप शहर की सीमाओं से बाहर जाएंगे तो वहाँ लातीनी और अन्य पिजारो लोग हैं। जो लोग अर्जेंटीना जाते हैं उनका पहला सवाल होता है, सुरक्षा कैसी है? वहाँ पर किस पर चलते हैं और क्या वहाँ बसें चलती हैं? तो हाँ, लोगों की यह धारणा है कि यहाँ तीर और धनुष के साथ आदिवासी भी ही दौड़ते रहते हैं। हाइल यहाँ यूक्रेन से आए थे पूरे लगभग 23 साल पहले। तुम बिल्कुल युवा लड़के थे और इतनी दूर अर्जेंटीना जैसे? खैर, ये मेरी नहीं बल्कि मेरे माता पिता की योजना थी। ये अफवाह फैली थी, यानी अनुकूल जलवायु, सस्ता खाना, बर्फ नहीं है। तो हम चले गए। एक व्यक्ति गया और कहा सब कुछ बढ़िया है दोस्तों, आओ यहाँ अच्छी नौकरी है, पैसे मिलते हैं, मांस स्वादिष्ट है, सस्ता है, कुल मिलाकर यहाँ रह सकते हैं। और पहले जो गए थे मेरे ख्याल से वे मुख्य रूप से नहीं थे, उस समय यूक्रेनियन जा रहे थे, फिर उसके बाद अन्य लोग भी यहाँ आने लगे। वहाँ पड़ोसी देशों से जैसे रूस, बेलारूस। उस समय स्थानांतरित होना बहुत अधिक कठिन था। न इंटरनेट था, न नेविगेटर, न बैंक कार्ड। घर पर फोन करने के लिए पूरी कहानी होती थी। मान लीजिए उन्हीं दादी नानी को जो नहीं गई थी,
और फोन करने के लिए एक विशेष कार्ड खरीदना पड़ता था, एक नंबर डायल करना पड़ता था, फिर दूसरा नंबर उस कार्ड से, और आपके पास बात करने के लिए केवल 5 मिनट होते थे और कॉल कट जाती थी। न इंटरनेट था, न फोन, न स्मार्टफोन। अब ये बहुत आसान है। तब दूर 2000 में टूटे हुए सोवियत संघ से श्रमिकों की बहुत मांग थी। वे यानी रूसी देखते थे, यूक्रेनियन देखते थे। फैक्ट्री या कारखाने का मालिक आपको काम दे देता था, यानी यह प्रतिष्ठित माना जाता था कि आपके पास काम करने के लिए एक गोरा व्यक्ति हो। लेकिन ऐसे क्षण भी थे जब आप कहीं कारखाने में काम कर रहे होते थे, कोई काम कर रहे होते थे, और उस कारखाने का मालिक आता था, निजी उद्यमी, और वह अपने दोस्त के साथ आता था, कहता था, देखो वास्तव में यूक्रेनियन शायद काम कर रहा है। अगर अब मिशा निर्यात का काम करता है और गाइड के रूप में भी काम करता है, लेकिन वो जब यूक्रेन से आया मजदूर के रूप में शुरू किया। मेरी पहली नौकरी तो बिल्कुल मजेदार थी। मेरे कुछ परिचित आए, उन्होंने कहा, काम करना चाहते हो? चाहता हूँ। $20 प्रतिदिन। कल आओ, दिखाऊंगा। मुझे एक गोदाम में ले गए। कहते हैं, तुम्हारा बॉक्स। वहां कुछ टोपी थी, चीन से लाई गई थी, मुझे नहीं पता तस्करी थी या क्या था। हर टोपी से चीन में निर्मित का लेबल हटाना था और मैं बैठकर लेबल हटाता था। महिलाओं के लिए हमेशा काम ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन पहला रास्ता जो महिलाओं ने खोजा, जो उस समय यूक्रेन और रूस से आ रही थी, वह था कॉफी बेचना। सड़क पर कॉफी बेचना काफी फायदेमंद था। यह एक काम था। यहाँ इसे कैफेटेरो कहा जाता है, जो व्यक्ति स्टाइल में कॉफी बेचता है। और वास्तव में उन्होंने अच्छा कमाया, क्योंकि कॉफी अच्छी बिकती थी, अर्जेंटीनी। सुबह में लोग कॉफी पीते हैं, और इसके अलावा एक लड़की या महिला आती है जो स्लाविक सुंदरता के साथ, एक सुंदर लहजे के साथ होती है। और फिर कटिया ने खुद के लिए एक व्यवसाय की कल्पना की। वह केक बनाती है और उन्हें शहर में ग्राहकों तक पहुंचाती है। शुरुआत में यह केवल रूसी भाषी लोगों के लिए था, और कभी कभी कुछ आकस्मिक अर्जेंटीनी लोग जो हमारे जन्मदिन पर आ जाते थे, और फिर यह नियंत्रण से बाहर हो गया। मैं स्वेटर नहीं बुन सकती क्योंकि मैं लगातार केवल बेकिंग कर रही हूँ। अब कोई आश्चर्य नहीं कि कटिया चैनल के इतिहास में पहली व्यक्ति है जिसने खुद दिखाया कि उसके फ्रिज में क्या है। मैं भी कुछ मामलों में पहला निकला। तुम्हारे पास सब कुछ रूसी में लिखा है। क्या तुम केवल रूसी भाषी हो? नहीं, मेरे पास 29 राष्ट्रीयताओं के ग्राहक हैं। और तुम पहले व्यक्ति होगे जो मोल्दोवा से छकेंगे। हाँ, सच में? तुम्हारे लिए। कटिया ने एक अर्जेंटीनी से शादी की और यहाँ 4 साल से रह रही है। ये उसका घर है जिसमें सुरक्षा, पार्टी के लिए कमरा और स्विमिंग पूल है। इसके बावजूद अपार्टमेंट का किराया केवल $250 प्रति माह है। अभी थोड़ा डरावना है क्योंकि कोई इसका उपयोग नहीं कर रहा है, लेकिन वैसे क्योंकि अब शरद ऋतु में ठंड हो गई है। हाँ, शरद ऋतु में स्विमिंग पूल गर्म नहीं होता, लेकिन गर्मी में मैं रहती हूँ। आमतौर पर न जाने क्यों यहाँ कोई नहीं होता ही। कटिया पूर्व एयर होस्टेस है, जो दरवाजे के मैट से ही स्पष्ट है। पिछली जिंदगी से, है ना? ये पिछली जिंदगी से है, और मेरे पति ग्लाइडर पायलट हैं। प्रवेश पर रूस का झंडा ध्यान आकर्षित करता है और कटिया तुरंत सुधार करती है। ये मेरी देशभक्ति की स्थिति नहीं है, बल्कि मेरा खून है। कटिया के पास पहले से ही सभी अर्जेंटीनी दस्तावेज हैं। यहाँ स्थानीय इतालवी अस्पताल का पहचान पत्र है और यह भुगतान की गई बीमा है। यह बैंक कार्ड की तरह दिखता है और 2 लोगों के लिए प्रतिमाह $160 का खर्च आता है, और यहाँ निवास का परमिट है। रसोई में उनके पास अंतर्राष्ट्रीय माहौल है। ये लैवेंडर पति की चाची ने पटागोनिया से भेजा था, और अब ये मातृष्का और कुत्तू के बीच रखा है। कुत्तू चाहिए? ये कमी थोड़ी और कहाँ से आई? ने मेरा जन्मदिन अमेरिका में मनाया, और मेरे दोस्तों ने मुझे उपहार के हिस्से के रूप में कुत्तू दिया और स्प्राइट्स। क्या आप स्प्राइट्स चाहते हैं? मैं जल्द ही बाल्टिक जा रहा हूँ, वहाँ थोड़ा खा लूंगा ही। लेकिन यहाँ अलेनका का प्रशंसक कटिया नहीं है। तीने उसे फांसी दी। हमारे पास एक जल गई थी, अब हमारे पास दूसरी अलेनका टंगी है। अभी मेरे पास क्वास बना रहा है। मेरे फ्रिज में क्वास रखा है। क्या वह लैप्टियों में क्वास बनाता है या लैप्टियां उतारता है? कटिया के पति का नाम मार्टिन है, और वह न केवल क्वास बनाना जानता है, बल्कि एक पूरी पेट्रोल पंप भी चलाता है। रूसी संस्कृति, उसे यह सब बहुत बहुत दिलचस्प लगता है। वह चाहता है, उसे मैदोविक पसंद है, पस्तिला, बोर्श पेलमेनी पसंद है। खैर, हेरिंग, शायद उसे ये कुछ ऐसा ही लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कुत्तू बहुत पसंद है। हाँ, वोडका के साथ। जब आप मिलते थे रेस्तरां में, कौन भुगतान करता था?
वह भुगतान करता था। तुम्हें पता है हमारे साथ कैसे होता था? पहली बार जब हम दुबई में मिले थे, यह तब था जब वह फंस गया था और हम बस घूमने चले गए। रात के खाने के लिए आमंत्रित किया, उसने भुगतान किया। यहाँ जब मैं आई मेरे पास स्थानीय पैसे नहीं थे, तो यह सब उसी के ऊपर था। खैर, टिकटों के लिए मेरे पास छूट वाले टिकट थे, यानी मैंने खुद काम पर खरीदे थे। जब हम मिलते थे तो मैंने उसे टिकट खरीदा और वह मुझे पैसे वापस कर देता था। एक अर्जेंटीनी के साथ जीवन सिफारिश करती हूँ। हंसी हंसी। क्यों? विस्तार से बताओ। खैर देख, मैं देवी हूँ। तुम जो भी करो तुम देवी हो। बिल्कुल। रसोई में गड़बड़ है। वह जाएगा और साफ करेगा। वह आ सकता है और रात का खाना बना सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि मुझे उसे बोरज के साथ इंतजार करना चाहिए। और खासकर अर्जेंटीनी कैसे प्रकट होता है। खैर, पहले मुझे फूल देने के महत्व को समझाना पड़ा। मेरा पहला 8 मार्च अर्जेंटीना में था। मैं छुट्टी पर आई थी और मैं उठती हूँ और सोचती हूँ अब उपहार मिलेंगे। उपहार नहीं है। खैर नहीं, यहाँ ये खास तौर पर कोई त्योहार नहीं है। यहाँ जानते हो, ये अधिक फेमिनिस्टों के लिए त्योहार है, जैसे कि वे शहर के केंद्र में टॉपलेस मार्च आयोजित कर सकते हैं। तो 8 मार्च को हमारी शादी हुई और ये मेरे पहले फूल थे। और मैंने ये भी पूछा, मैंने कहा क्या मेरे पास दुल्हन का गुलदस्ता होगा या नहीं? कोई किसी से जलता नहीं है। मतलब हम अभी तुम्हारे साथ मेरे घर पर बैठे हैं, लगभग बिना किसी सवाल के। व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान, समर्थन पूरी तरह से। मतलब संभवतः यह एक अच्छे आदमी की विशेषताएं हैं। सब कुछ आसान है, कोई समस्या नहीं है। हमने अभी तक कभी झगड़ा नहीं किया। तुम्हारे लोग प्रतिक्रिया देते तुम्हारा पति अर्जेंटीनी? पहले तो वे चौंक गए जब उन्होंने नक्शा देखा कि हम कहाँ रहेंगे, लेकिन वैसे उन्होंने बहुत अच्छे से स्वीकार किया। एक कठिनाई ये है कि भाषा। मेरे परिवार में लगभग कोई अंग्रेजी नहीं बोलता। माँ बिल्कुल नहीं, पापा कुछ शब्द, भाई 5 शब्द। और ये बहुत मजेदार होता है उनकी बातचीत देखना, जब वे पता नहीं कभी कभी वे मेरे परिवार के साथ रूसी में शब्दों का खेल खेलते हैं। ये बहुत मजेदार है। और उसके माता पिता तुम्हारे प्रति कैसे हैं? प्यार करते। सच? हाँ। पक्का? पक्का। हाँ सही है। पसंदीदा सास? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। कुछ ऐसा है, मैं उसे कभी भी नहीं बुलाती ससुर या सास है। मैं आमतौर पर कहती हूँ पति की माँ, पति के पिता, क्योंकि मेरे लिए सास शब्द कुछ अजीब सा शब्द है। हमारे साथी को धन्यवाद। और मेरे लिए भी ये मेरी यहाँ मेरी रूसी बेटी है। अर्जेंटीना में मैं आने से पहले लगभग किसी को नहीं जानता था, लेकिन मैंने वर्षों के लिए गले मिल लिया। यहाँ ऐसा ही होता है, पहले ही मौके पर गले मिलना और चूमना। देखो, मैं यहाँ जिनसे मिलता हूँ, इस शहर में तुम्हें छोड़कर बाकी सभी लोगों को पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन सभी से गले मिलना पड़ता है। ये कुछ अर्जेंटीनी लोग खेल जैसा है, या जैसे हाँ नहीं, वास्तव में यहाँ इसकी आदत हो जाती है। आप इस मानसिकता को अपना लेते हैं, ये निश्चित है। हाँ ऐसा ही होता है, लेकिन यह केवल गले मिलने के बारे में नहीं है। यह जैसे कि हमेशा होता है, यहाँ वहाँ छूते हैं, हर जगह हाथ लगाते हैं, खासकर बच्चों को। वे अक्सर उनके सिर पर थपथपाते हैं। मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जब मैं अपने दोस्त से मिला, जिससे मैं यूरोप में बहुत पहले मिला था, और फिर हम यहाँ आए। तनावपूर्ण संगीत मिलने का फैसला किया, और उसकी गर्लफ्रेंड वह लगातार मुझे इस तरह से छूती रहती थी, जैसे यहाँ कुछ छूना वहाँ कुछ करना। और तुम्हें कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ सामान्य है? हाँ, मैंने उससे कहा, सुनो तुम्हारी दोस्त मुझसे कुछ अलग तरह से पेश आ रही है। मैंने कहा, तुमने यह कैसे सोचा? वह मुझे इस तरह से छू रही थी। उसने कहा, नहीं नहीं, हमारे यहाँ ये सामान्य है, चिंता मत करो। और इसके बाद मैंने देखना शुरू किया कि हाँ, फिर उसके और भी दोस्त आए, और भी दोस्त, दोस्तों के दोस्त, सहेलियां। और जब सबने मुझे इस तरह से गले लगाना शुरू किया तो मैंने सोचा, अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो तुम इसका फायदा उठाते हो जो तुम्हें गले लगाता है? हाँ, उल्टा। अगर मैं वहाँ कुछ लड़कियों को देखता हूँ, मैं उन्हें गले लगा सकता हूँ। मैं सोचता हूँ, वाह ये कमाल है। और तुम्हें नफरत नहीं मिलती? हाँ, तो मुझे रूस में शायद इसके लिए कुछ मिल जाता, शायद कहीं पर, लेकिन यहाँ नहीं, सब ठीक है। फिर भी एक अर्जेंटीनी लड़की के साथ संबंध बनाना इतना आसान नहीं है। वे बहुत संकोची होती हैं, संपर्क में आती हैं, यानी बातचीत करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे ज्यादा कुछ करने के लिए। संपर्क में वही आती हैं जो या तो यूरोप में रही हैं या कहीं कम से कम मेक्सिको में विदेशियों से बातचीत की है। यानी वे लड़कियां जो अर्जेंटीना से बाहर नहीं गई हैं। सबसे पहले वे भाषा शायद नहीं जानती हैं, लेकिन अंग्रेजी तुम्हारा मतलब है? हाँ।
और यहाँ वो निश्चित रूप से स्पेनिश सीखनी होगी। लेकिन किसी भी स्थिति में वे, भले ही तुम स्पेनिश जानते हो, स्थानीय लड़कियां जो कहीं नहीं गई हैं, वे संपर्क में बहुत मुश्किल से आती हैं। क्यों आमतौर पर उल्टा ऐसी साधारण लड़कियां विदेशियों को पसंद करती हैं? नहीं, यहाँ अलग है। अलग है क्यों? क्योंकि अगर तुम ब्राजील जाओगे, अगर तुम कोलंबिया जाओगे, वहां लोग तुम्हें देखेंगे। खैर तुम्हें, ठीक है, तुम उतने गोरे नहीं हो जितना मैं हूं। गोरे लड़कों को देखेंगे और कहेंगे ओ इधर आओ। लेकिन यहाँ वक्त कला नहीं। मैं एक लड़की से मिला, अर्जेंटीना की। उसने मुझसे कहा कि लड़कियां दूसरों पर कम ध्यान देती हैं क्योंकि हमारे पास अपने लड़के हैं। वास्तव में हाँ, और जैसे कि किसी भी हालत में अन्य राष्ट्रीयताओं के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचते, लेकिन वे अपने लोगों के साथ ही सहज हैं, जैसे कि अपने परिवार के साथ। लेशा अर्जेंटीना में 3 महीने से है और कहता है कि यहाँ एक स्वतंत्र देशवासी को ढूंढना भी आसान नहीं है, क्योंकि इतनी दूर ज्यादातर परिवारों के साथ ही आते हैं। कैटिया एयर होस्टेस के रूप में काम करती थी और अपने पति से सीधे उड़ान में मिली। अर्जेंटीना में मेरी पहली यात्रा एक कामकाजी उड़ान पर थी। मैंने अपने भविष्य के पति से मुलाकात की। वह यात्री था। मुझे उसके लिए चिकन नहीं मिला, ऐसी रोमांटिक चिकन। आप दोनों की बहस हो गई। वह इसके विपरीत एक सुपर दयालु यात्री था जिसने मुझे अंग्रेजी में अनुवाद करने में मदद की। मेरे पास उस समय स्पेनिश का एक भी शब्द नहीं था और उसने इसके विपरीत मुझे अन्य यात्रियों को यह बताने में मदद की कि यह स्थिति है। संक्षेप में उन्होंने मेरे लिए कोई ड्रामा नहीं किया। तो वहाँ विद्रोह हुआ क्योंकि चिकन खत्म हो गई थी। हाँ, आमतौर पर यात्री ऐसा करना पसंद करते हैं। मैंने उसे फेसबुक पर ढूंढा। हम थोड़ी बातचीत करते थे। मुझे पता था कि वह कब लौट रहा है और ऐसा हुआ कि उसकी उड़ान में देरी हो गई। वह दुबई में फंस गया अगली उड़ान तक, और मुझे पेरिस के लिए उड़ान भरनी थी। मुझे उस उड़ान से हटा दिया गया। मुझे रात की उड़ान में पाकिस्तान भेज दिया गया। और संक्षेप में मैं भी उसी दिन दुबई में फंस गई, जबकि मुझे वहां नहीं होना चाहिए था। और फिर हम मिले और उस दिन से हम साथ हैं। 1.5 साल तक वे कई देशों में एक साथ रहे। वह मेरे पास दुबई आता था और मैं उसके पास अर्जेंटीना जाती थी, और फिर वापस हम रूस में भी साथ गए। वह कभी कभी मेरी कुछ काम की उड़ानों में भी मेरे साथ शामिल हो जाता था। मैं एक दिन के लिए सिंगापुर जा रही हूँ, वह मेरे साथ है। खैर, बिल्कुल अलग। यहाँ की मानसिकता बिल्कुल अलग है और ये वैसे बहुत महसूस होता है। जब आप रूस से यहाँ आते हैं तब नहीं, बल्कि जब इसके विपरीत होता है। जब आप यहाँ से रूस जाते हैं तो आप तुरंत उन बंद कठोर चेहरों को महसूस करते हैं। यहाँ सब इतने अमाबली हैं, जैसे कि कहा जाता है, इतने मेहमान नवाज, मिलनसार, मुस्कुराते हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि वे आपके सुपर करीबी दोस्त बन जाएंगे, लेकिन पहला प्रभाव और पहला व्यवहार बहुत सकारात्मक होता है। अस्पतालों में हर जगह आपके प्रति अमाबली व्यवहार होता है, और सरकारी सेवाओं में भी। अभी मैं थी, दस्तावेज बना रही थी। वहाँ कोई डर नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ किसी प्रवासन सेवा में जाने पर होता है, और वहाँ तुरंत डर लगता है। यानी वे इसे लंबे समय तक सेवा देंगे मुस्कान के साथ। हाँ, बहुत अच्छा है, पसंद है। मैं खुद को अधिक अर्जेंटीनी महसूस करती हूँ। तो जो दोस्त बने हैं, और जब आप पहले प्रभाव से आगे बढ़कर गहराई में जाते हैं तो वे कैसे अलग होते हैं? कहते हैं कि वे अधिक बचकाने होते हैं। मतलब मैं अभी तक इसे बहुत नहीं देख पाई हूँ, लेकिन कुल मिलाकर मेरे हमउम्र पीढ़ी के लोग, 30-40 साल के लोग, हाँ, वे अभी भी बचपन में फंसे हुए हैं। ये थोड़ा महसूस होता है। और वे माता पिता वोटर्स तब बनने के लिए अधिक देर से तैयार होते हैं। यहाँ लगभग 40 की उम्र में ही पहले बच्चे को जन्म देते हैं। अर्जेंटीनी लोग काम करते हैं, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन वे पेशेवर तरीके से आराम करते हैं। यहाँ डिस्कोथेक्स को बोलिची कहा जाता है, और मैं यहाँ अभी तक किसी डिस्कोथेक्स में नहीं गई हूँ। खैर, क्योंकि मैंने बच्चों को जन्म दिया, फिर क्योंकि इसके लिए समय नहीं था। यहाँ डिस्कोथेक्स बहुत देर से शुरू होते हैं। मतलब पहले उनके पास असल में उनका डिनर बहुत देर से होता है। वे 10 बजे ही खाना शुरू करते हैं, 12 बजे खत्म करते हैं। प्री पार्टी बार रात 1 बजे तक चलता है, और केवल 2 से 6 बजे तक डिस्कोथेक्स। और काम कब करना है? अब काम क्या? अर्जेंटीना के लोगों के पास, जैसे स्पेनिश लोगों के पास, सिएस्ता होती है, जब दिन में सब कुछ बंद हो जाता है और लोग आराम करते हैं। यह कुछ शांत समय की तरह होता है। असल में यहाँ जल्दी करने की आदत नहीं है, खासकर कार्यस्थल पर। वे इसे माना कहते हैं। ये सब शायद बाद में या फिर कल परसों। अलेक्जेंडर है और उसने आज रूसी लोगों के लिए एक पार्टी आयोजित की है। छोटा सा, पूरी तरह से भर गया। Домашних мальчиков нет.
टेबलों पर मुख्य रूप से पारिवारिक जोड़े हैं क्योंकि अर्जेंटीना में स्थानांतरण एक अटलांटिक उड़ान है। ये एक निर्णायक कदम है और इसे हर कोई नहीं उठा सकता। यह एक प्रकार की सीमा है जिसे अगर कोई व्यक्ति पार कर लेता है तो इसका मतलब है कि वह कम से कम सफल होगा। तो मतलब ये सप्ताहांत के लिए नहीं है। नहीं, कई लोग यहाँ बच्चे को जन्म देने आते हैं लेकिन वे वापस रूस भी चले जाते हैं या जहाँ से वे आए हैं। यही अभी जो लोग बचे हैं, अभी जो इस कार्यक्रम में हैं, वे लोग हैं जो मूल रूप से चाहते हैं यहाँ वैधता प्राप्त करना चाहते हैं, कोई जन्म के आधार पर, कोई अन्य तरीकों से, अपने अपने कारणों से। ये वे लोग हैं जो यहाँ पहले से ही व्यवस्थित होना चाहते हैं, कुछ जीवन शैली, छोटी मोटी सभा, और हम धीरे धीरे उनकी इसमें मदद कर रहे हैं, मुलाकातें आयोजित कर रहे हैं। शुरुआत में लोग पिकनिक के लिए इकट्ठा होते थे और एक दूसरे को अनुकूलित होने में मदद करते थे। ये सब तब शुरू हुआ जब 2015 में ओडेसा से आए लोग यहाँ आए। वे रूसी भाषी ने इस विचार को अपनाया और लोगों की मदद करना। वह इलाका जहां यह सभा होती है शहर के सबसे महंगे और सुरक्षित इलाकों में से एक है। हम फिलहाल पालेर्मो इलाके में हैं। इस इलाके को रूसी लोगों ने पसंद किया है। क्यों? यहाँ सबसे ज्यादा मुझे नहीं पता, आरामदायक है, बहुत सारे स्थान हैं, सुलभ है, सब कुछ पास में है। कुल मिलाकर अन्य इलाके ब्यूनस आयर्स बिल्कुल नहीं, चलो कहें, रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे वास्तव में मेरी माँ की बहुत ही जरूरत है। कटिया का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद रूसियों के प्रति रवैया ज्यादा नहीं बदला, लेकिन कुछ संघर्ष हुए। यहाँ आइसक्रीम है, क्रीमा, रूसी क्रीमा, अमेरिकनो क्रीमा, रूसी क्रीमा, और कुछ खबरें थीं कि किसी प्रांत में इस क्रीमार्ज पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्होंने सचमुच एक नोटिस लगा दिया कि हम इसे नहीं बेचते, क्रीम अरुजा। लेकिन यहाँ ओलिवियर भी है और मैं सब कुछ जानता हूँ। हाँ, अच्छा, मुझे दिलचस्पी है। उनके पास ओलिवियर जैसा है। सलाता रूसो, हाँ। और क्या इसे भी प्रतिबंधित कर दिया? मैंने सोचा था, दिलचस्प है, क्या वे हटाएंगे, लेकिन नहीं। यहाँ अमेरिकी रोलर कोस्टर को मोंटानिया रूसो कहा जाता है। मोंटानिया का मतलब है पहाड़, यानी रूसी रोलर कोस्टर। वे इसे कहते हैं, मुझे नहीं पता, रूसी सलाद, रूसी रोलर कोस्टर। उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया? नहीं, सब कुछ चालू है। अर्जेंटीना हमेशा से प्रवासियों के प्रति सहिष्णु रहा है और कई निर्वासितों के लिए शरण स्थल के रूप में कार्य करता रहा है। यहाँ नशे के सरगना और नाजी भाग कर आए। यह वीडियो है जिसमें पुलिस हिटलर के समय के जर्मन कलाकृतियों का एक बड़ा गोदाम खोजती है। कहानियां हैं कि खुद हिटलर ने बंकर में खुद को गोली नहीं मारी, बल्कि अर्जेंटीना में लंबे समय तक जीवित रहा। जहाँ हम थे वहाँ उसका घर है। वह यहाँ आता था, है ना? या कैसे? या वह रहता था जैसे कि वह वहीं मरा। वास्तव में वह अर्जेंटीना जा रहा था, और अर्जेंटीना में अगर तुम उस क्षेत्र में जाओगे तो तुम वहाँ जर्मन प्रभाव देखोगे, क्योंकि पूरी वास्तुकला सब कुछ जर्मन है। कई नाजी अर्जेंटीना भाग गए, ये मैंने सुना है, लेकिन वे ये नहीं मानते कि हिटलर भी बच गया और चला गया। हाँ, हमने उसका घर देखा, वह स्थित है कि तुम नहीं जानते तो उसे नहीं देख पाओगे। उसे खरीद लिया गया। शायद एक एंडर। तुम जानते हो वहाँ कौन है? दादी और दादाजी बताते हैं कि वह वही था। ये अन्ना है। वह 2015 में यूक्रेन से अर्जेंटीना आई थी। डोनबास के साथ युद्ध शुरू हो गया, डॉलर उछलने लगा। ये समझ थी कि देश का निकट भविष्य नहीं है। अर्जेंटीना प्रवासियों का देश है, पूरी तरह से संवाद के लिए खुला, नए लोगों के लिए खुला, और यह सही चुनाव था। अन्ना की शादी एक यूक्रेनी से हुई है, लेकिन वह उससे यहीं अर्जेंटीना में मिली। वो यहाँ क्यों आया भी? उसी कारण से मेरे पति आए, क्योंकि वह भर्ती की उम्र में थे और चिंतित थे कि उन्हें समन आएगा और उन्हें युद्ध में जाना पड़ेगा। हम फिर भी मानते हैं कि अर्जेंटीना का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े संसाधन हैं और ये देश किसी भी संघर्ष से दूर है। देश ने यहाँ तक गणना की है कि अगर परमाणु विस्फोट होता है, भगवान न करे, यूक्रेन में, तो वह अर्जेंटीना तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन परमाणु खतरे के बिना भी अर्जेंटीना में सुरक्षा की समस्याएं हैं। ये इंटरकॉम है, अर्जेंटीना में सबसे बेकार चीज। क्योंकि कोई नाम नहीं है। नहीं, क्योंकि जब तुम अभी आए हो, मेरे अपार्टमेंट में कॉल कर रहे हो, मुझे फिर भी नीचे आना पड़ेगा तुम्हें खोलने के लिए। मैं बाहर से अपार्टमेंट नहीं खोल सकती। ये सुरक्षा कारणों से किया गया है, क्योंकि पहले बहुत से बुजुर्गों को लूट लिया जाता था, वे उन्हें खोल देते थे। नमस्ते, मैं तुम्हारा पोता हूँ। हाँ,
कात्या के घर के पास एक विशेष बच्चों के लिए स्कूल है और चारों ओर की सभी बाड़ें लोहे के कांटों और हमेशा चालू रहने वाली इलेक्ट्रिक बाड़ से मजबूत की गई हैं। बाड़ पे टूटा हुआ कांच, इलेक्ट्रो, ये तारें पहले से ही दूसरे घर पर हैं। और स्टील के कांटे, ये पूरा सेट है। हाँ, 2 कैमरे, प्रवेश पर भी कैमरे। बारूदी सुरंग कहाँ है? मुझे कुछ नहीं। कात्या के इलाके में लगभग हर घर पर इलेक्ट्रिक बाड़ है, यानी ये बिजली से चालू है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है अभी इसके नीचे है या नहीं। ये मैं नहीं जानता कैसे देखना है, लेकिन मुझे लगता है हर रात ये चालू होता है। वे किससे डरते हैं अगर इलाका अच्छा है? घुस जाएंगे, शायद कोई आएगा, शायद किसी दूसरे इलाके से, शायद कुछ सेट में। हाँ, और घुस जाएंगे और घुसते हैं। और अभी हाल ही में तुमने ऐसे मामलों के बारे में सुना? हाँ, हाल ही में मैंने इंस्टा पर देखा, दुर्भाग्य से हमारे लोगों के यहाँ घुस गए। रूसी बोलने वालों के यहाँ भी घुस सकते हैं। और सड़क पर लूटना भी। पुलिस गश्त करती है ना? हाँ, और लूटते भी हैं। लूटते हैं मतलब? ये बात है, जब वे सिविल ड्रेस में होते हैं तो वे कर सकते हैं। और यानी विश्वास थोड़ा कम है ना? लैटिन अमेरिका के सभी देशों में बहुत से बेघर लोग हैं। अर्जेंटीना कोई अपवाद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि यहाँ उनकी संख्या ब्राजील या कोलंबिया से कम है। यहाँ भी हाँ बेघर लोग हैं, क्योंकि यहाँ काफी गर्मी है, अच्छा मौसम है, वे पूरे साल सड़क पर रह सकते हैं इसीलिए। लेकिन वे खतरनाक नहीं हैं, वे ऐसे ही बस सड़क पर सोते रहते हैं। लोगों पर हमला नहीं करते? नहीं। क्या यहाँ कुछ ब्राजील की फवेलाओं जैसा है, झुग्गियाँ, उन्हें यहाँ क्या कहते हैं? हाँ सर, ही झुग्गी, झोपड़ी कहा जाता है। ये गरीब इलाके हैं, लेकिन वहाँ अलग अलग लोग रहते हैं। कुछ मेहनती लोग हैं जो बस वहाँ रहते हैं उसे और काम करने जाते हैं, जैसे मुझे नहीं पता, स्थानीय दुकान में कैशियर। वहाँ वास्तव में नशेड़ी और चोर भी हैं जो शहर में केवल चोरी करने के लिए आते हैं। आईफोन जो लापरवाही से पड़ा होता है अपनी खुराक के लिए, या जब कुछ ऐसा होता है जैसे सशस्त्र डकैती, तो यह बहुत बड़ा हंगामा होता है। फिर टीवी पर एक हफ्ते तक खबरों में दिखाते हैं कि कुछ ऐसा हुआ, लेकिन मुख्य रूप से निश्चित रूप से ऐसे चोर होते हैं जो बस बहुत ज्यादा देखते हैं। इस तरह कीचड़ के मैदान में वो दौड़कर नहीं आएगा, चोरी करेगा और भाग जाएगा। वह बस अगर तुम ध्यान भटकाओगे, चले जाओगे और छोड़ दोगे, तो सबसे अधिक संभावना है कि उसने पहले ही देख लिया होगा। ब्यूनस आयर्स में कुछ जगहों पर अच्छे और बुरे इलाकों का स्पष्ट विभाजन है और सीमा बस एक सड़क के साथ हो सकती है, किसी सड़क के। 25 मई का हाईवे यहाँ से गुजरता है, नीचे सब कुछ है, वह काफी असुरक्षित है। मतलब यहाँ महंगे फोन के साथ आना बेहतर नहीं है, और यहाँ सिद्धांत रूप में इस पूरे क्षेत्र में यहाँ ये सब कुछ बहुत ही काफी सुरक्षित है। ये भी सुपर सुरक्षित है, लेकिन ये लोगों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ कुछ चुराने के लिए है, यही इसलिए यहाँ भी आपको सतर्क रहना चाहिए, यही, और सिर को अधिक बार घुमाना चाहिए। हम अभी एक इलाके में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सुरक्षित है। मैं कैमरे के लिए भी चिंतित नहीं हूँ। मेरे पास 2 फोन हैं, जैसे कि पहला फोन थोड़ा महंगा है, दूसरा फोन थोड़ा सस्ता है सामान्य क्षेत्रों के लिए। हाँ मतलब जैसे कि मेरे पास यहाँ उदाहरण के लिए यहाँ तक कि रूसी सिम कार्ड भी है मेरे पास यहाँ है इस फोन पर, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसे आज नहीं खोऊंगा, क्योंकि मैं एक अच्छे इलाके में घूम रहा हूँ। उन इलाकों में नहीं जाऊंगा, वहां 11 बजे के बाद अगर जरूरत नहीं होगी तो मैं बेहतर समझूंगा कि फिर से अपार्टमेंट में अपने फोन बदलूंगा, सिम कार्ड जैसे कि, और पुराना फोन ले लूंगा, क्योंकि 11 बजे के बाद फिर भी अगर तुम अपने फोन से अलग नहीं होना चाहते हमेशा के लिए, तो थोड़े समय के लिए उससे अलग होना चाहिए, कम से कम 11 बजे के बाद। ये संभावना है कि चोरी हो सकता है। नहीं, संभावना है, लेकिन किसी भी तरह यूरोप में लेशा के पास अधिक समस्याएं थीं। मैं बेलग्रेड आया, मान लीजिए सबसे सुरक्षित शहरों में से एक वास्तव में, और पहले 2 हफ्तों में ही मेरा फोन चोरी हो गया। और यहाँ मैं पहले से ही 2 महीने हो गए हैं, तीसरा महीना चल रहा है और मेरे पास कोई संकेत भी नहीं था। किसी को भी 3 मीटर से अधिक पास नहीं आना चाहिए, यानी ताकि आपके पास कोई चाल हो सके, कोई, क्योंकि वे बस पास आ सकते हैं, इस तरह चाकू दिखा सकते हैं और सब खत्म। लेकिन यहाँ निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा, ये शायद गोरोडिलिया में अधिक होता है। वास्तव में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना का गिमाको सबसे सुरक्षित शहर है, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ उसके होम टाउन, उसके जन्म स्थान में था, और हम उसके साथ बाहर निकलते हैं और वह जैसे कि चालू गाड़ी को सड़क पर छोड़ देता है। वहाँ बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, जैसे कि शाम हो चुकी है, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। वह कहता है चलो हमें पालतू जानवर की दुकान जाना था, उसकी कुत्ते के लिए कुछ खरीदना था।
वह गाड़ी को चालू छोड़ देता है। मैं ऐसा, हाँ चिंता मत करो, यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल। सभी दुकानों पर अतिरिक्त सुरक्षा जालियां लगी हुई हैं। मैं नाई की दुकान गई, पहले फोन किया, फिर वे आते हैं, देखते हैं कि ये वास्तव में मैं हूँ और तभी दरवाजा खोलते हैं। अब मैं बस आदत डाल चुकी हूँ और अब ये सामान्य हो गया है कि बैग सिर के ऊपर से लटका रहता है और फोन के साथ सब कुछ। मैं अब ऐसे ही नहीं घूमती जहाँ जरूरत नहीं होती। तुम जेब में हाथ डालकर चल सकते हो, तुम फोन पकड़े हुए हो, और मैं हमारी लड़कियों को जानती हूँ, इस तरह लूटते हैं जैसे बस हाथ बाहर निकालते हैं, उसके हाथ में फोन होता है और सब खत्म। खैर, ये बहुत बुरा है। टैक्सी में ये विभाजन कोरोना वायरस के समय से ही है और टैक्सी का किराया बहुत कम है। वह मीटर चालू करता है। कुल मिलाकर यहाँ सब कुछ ईमानदारी से होगा, है ना? हाँ, उसने चालू किया है तो हाँ। उसने चालू किया, वहाँ ही तुरंत ही 300 रूबल भी। ये टैक्स है, 300 पेसो, ये $1 से थोड़ा कम है। क्या पीछे सीट बेल्ट लगानी चाहिए? मैंने कहा था कि ये सेडेसोव है। काटी अपनी गाड़ी की खिड़की से अपने इलाके की तारीफ करती है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत सस्ता, विविधता अविश्वसनीय है। मेरी भी पसंदीदा चीजों में से एक है सब्जी की दुकानों पर जाना और देखना। वहाँ इस दुकान पर पपीता है, अगली पर गया, वहाँ पर पैशन फ्रूट, सब्जियां, फल, ये सबके लिए उपलब्ध होगा। ब्यूनस आयर्स की गलियों में बहुत कुछ मिला हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से यूरोपीय प्रेरणाएं हैं। हम चल रहे हैं और दोनों तरफ घर स्पेनिश, अंग्रेजी, और ये घर अमेरिका की याद दिलाता है। वेनेजुएला की इमारतें तो जैसे कोई आनंद है, बस जाओ और हर घर की तस्वीर खींचो। यहाँ तो संस्कृतियों का सुप्रमिक्स है। मेरा पति यहाँ है, मैंने कहा इतालवी वंशज, माता पिता यहाँ रहते हैं। यह घर, पहले ये घर अंग्रेजों का था। यहाँ इमारत बचाने कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, किसी को परेशान कर, और ये पुरानी इमारत वृद्धाश्रम के लिए दे दी गई है। वहाँ देखो दादियाँ बैठी हैं। हाँ, यहाँ बधिरों के लिए पैदल यात्री मार्ग है। मानिए ये वह नहीं है जिसकी आप उम्मीद करते हैं, जो लैटिन अमेरिका में खतरनाक लगती थी। और यहाँ स्थानीय दादियों से एक और टिप है, ये इसलिए है ताकि कुत्ते पेशाब न करें। मुझे नहीं पता कि स्थानीय लोग कैसे सोचते हैं कि ये काम करता है, लेकिन वे इसे इस तरह से घेरते हैं, कभी कभी घर के पास रख देते हैं, और वे मानते हैं कि कुत्ता वहाँ से गुजर जाएगा। क्या तुमने देखा कि कुत्ता वहाँ से नहीं गुजरा? नहीं, कुत्ते को फर्क नहीं पड़ता। मैंने अर्जेंटीना में एक भी गौरैया नहीं देखी, क्योंकि गौरैया इस देश के लिए बहुत धूसर होती हैं। उनके बजाय यहाँ तोते हैं, और वे भी ऐसे जिन्हें हमारे यहाँ विदेशी माना जाता है। ये भी एक कारण है कि मैं अर्जेंटीना से प्यार करता हूँ। फुटबॉल भी एक ऐसी चीज है जिसके लिए कई लोग अर्जेंटीना को पसंद करते हैं। ये फुटबॉल में भी मौजूदा विश्व चैंपियन है। यहाँ हर कोई दीवाना है। हाँ, पार्कों में आप लोगों को देख सकते हैं जो लड़ाई का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर फुटबॉल खेलते हैं। मुख्य किंवदंती माराडोना है, और अभी हम उसके घर के सामने खड़े हैं। यहाँ सड़क का नाम था। हाँ, लेकिन अब ये डिएगो है, और यहाँ देखो माराडोना और डियोस, नंबर 10 उसका नंबर था। और बोम, डियोस का मतलब भगवान होता है। जिस दिन वे चैंपियन बने, यहाँ बहुत शोर था। इस घर में उसकी एक अपार्टमेंट थी। दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि कौन सी मंजिल, लेकिन यहीं पर, और हम यहाँ आए थे जब अर्जेंटीना ये विश्व चैंपियन बना, और हम यहाँ जश्न मनाने आए थे। पूरे देश के लोग सड़कों पर आ गए थे। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ खबरों में दिखाया गया था या नहीं, लेकिन पूरे देश के लोग सड़कों पर आ गए थे, हम भी उनमें शामिल थे। और चूंकि हम पास में ही रहते थे, यहाँ आना बहुत ही सुविधाजनक था। बस भीड़, आतिशबाजी, सलामी, लोग, किसी के पास अपनी शराब है। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ लोग इकट्ठा ना हुए हों। और हम देखने के लिए क्या हो रहा है। क्या हुआ बताओ? सुनो, बस तुम्हें समझाने के लिए कि अर्जेंटीना में ये कैसा होता है जब फुटबॉल चल रहा होता है, तो सब कुछ रुक जाता है। तुम सड़कों पर निकलते हो और कोई इंसान नहीं, कोई कुत्ता नहीं, कुछ भी नहीं, पूरी शांति, जैसे फिर से महामारी हो। जानते हो, उस पल में मैंने खुद को अर्जेंटीनी महसूस किया, क्योंकि खुश न होना असंभव था। अर्जेंटीना कई मायनों में एक यूरोपीय देश की याद दिलाता है, न केवल फुटबॉल के लिए, बल्कि यूरोप से लगातार प्रवास की लहरों के कारण, खासकर युद्धों के दौरान। बहुत सारे प्रवासी 1860 से शुरू होकर और 860 निशन थाइने तक माना जाता है कि देश में यूरोप से 6 मिलियन प्रवासी आए। इतालवी, स्पेनिश, ऑस्ट्रियाई, जर्मन, पोलिश। खैर, यह सब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा है।
हर तीसरे अर्जेंटीनी के पास, मैं कहूंगा बिस्तर के पास दराज में रखा होता है पासपोर्ट यूरोपीय, खैर दादा दादी के माध्यम से, मतलब हमेशा एक इतालवी पासपोर्ट होता है। ये कुछ हद तक एहतियात के तौर पर है। अगर कुछ होता है, यहाँ कोई संकट आता है। यहाँ संकट कब आया था? 2001 में जब अर्जेंटीना ने डिफॉल्ट घोषित किया और लोगों ने अपनी बचत खो दी, तो वे इस पासपोर्ट को रखते हैं। मान लीजिए इटली या स्पेन में अगर उनके कुछ जड़ें अभी भी बची हैं, खैर उम्मीद में कि अगर अचानक यहाँ कुछ ऐसा होता है तो हम यूरोप में बच जाएंगे, है ना। लेकिन मैं हमेशा अपने अर्जेंटीनी दोस्तों से कहता हूँ, वहाँ तुम्हें और क्या चाहिए यूरोप में। खैर, अंग्रेजों के वंशज, क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं? अर्जेंटीना में अंग्रेजी कहीं अधिक बोली जाती है रूस की तुलना में, लेकिन यह जरूरी नहीं है। अंग्रेजों के वंशज, उदाहरण के लिए मेरे पति के पापा कहते हैं, उनकी उम्र 73 साल है, उनका अंग्रेजी बहुत शानदार है। माँ नहीं बोलती, माँ की उम्र 63 है। युवा पीढ़ी, हाँ, यहाँ कई लोग जानते हो यहाँ तक की पढ़ाई करते हैं, जैसे कि द्विभाषी, है ना। 2 भाषाओं में। कटिया भी अपने पति के साथ अंग्रेजी में बात करती है। मैंने देखा कि तुम लोग अंग्रेजी में बात करते हो मैसेंजर में, हालांकि तुम स्पेनिश भी ठीक ठाक बोलती हो। टैक्सी ड्राइवर से तुमने स्पेनिश में बात की थी। हाँ, मैंने इसी तरह स्पेनिश सीखी। टैक्सी ड्राइवरों से मिलती थी। जब मैं यहाँ आई तो हमने जानबूझकर यह निर्णय लिया कि हम अंग्रेजी को हमारे बीच की भाषा बनाए रखेंगे, ताकि हमारा अंग्रेजी का स्तर बना रहे। मानो 4 साल हो गए हैं, अंग्रेजी का स्तर वही है और मैं स्पेनिश भी बोलती हूँ। जब हम फैमिली रियूनियन में जाते हैं तो वहाँ केवल स्पेनिश में ही बात होती है। उनकी माँ, मान लीजिए, एक शब्द भी अंग्रेजी नहीं जानती और यही बात मेरे साथ बोलना पड़ता है। अर्जेंटीनी लोग, वे खुद को पूरी तरह से यूरोपीय मानते हैं। यानी अगर आप देखो तो आप ये नहीं कह सकते कि वे पूरी तरह से लैटिन अमेरिकी हैं, वे यूरोपीय हैं। यानी उदाहरण के लिए मेरे सभी दोस्तों की तरह मेरे दोस्त अर्जेंटीनी, कई लोगों के पास दूसरे पासपोर्ट होते हैं। यानी उदाहरण के लिए मेरे दोस्त के पास दूसरा पासपोर्ट इटालियन है। आप उनकी उपनामों को देखते हैं, जैसे कि बोनेसी उदाहरण के लिए, और ये एक इटालियन उपनाम है। और उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वास्तव में इटालियन पासपोर्ट प्राप्त करते हैं। ये थोड़ा महंगा है, उनके तो इसके लिए थोड़े पैसे देने पड़ते हैं भाई, लेकिन ये बहुत आसानी से और सरलता से किया जाता है। इसलिए कई लोगों के पास उनके मूल के आधार पर इटालियन नागरिकता भी है। भाषा के आधार पर देखें तो अर्जेंटीना दूसरी स्पेन लग सकती है, लेकिन अगर आप अर्जेंटीनी को अच्छी तरह से देखें तो आप अधिकतर इटालियंस देखेंगे, न कि स्पेनिश। हम एक इतालवी रेस्तरां में बैठे हैं, इसलिए हमारा खाना भी इतालवी है। लेकिन मैंने यहाँ अर्जेंटीना में समझा कि अर्जेंटीनी लोगों में स्पेनिश की तुलना में अधिक इतालवी जड़ें हैं, हालांकि भाषा ने जीत हासिल की। ऐसा क्यों हुआ तुम्हें पता है? मैं नहीं कह सकता, मैं ज्यादा इतिहासकार नहीं हूँ और इसी तरह, लेकिन तथ्य यह है कि मेरे अर्जेंटीनी दोस्तों में जो यहाँ रहते हैं, असल में उनके अधिकांश जड़ें अर्जेंटीना में ही हैं। उदाहरण के लिए उनके दादा दादी या माता पिता इटली में प्रवास कर गए थे। अपने समय में प्रवासियों का देश था, हर परिवार में कोई प्रवास कर चुका है। लाखों इतालवी आए और पहले से स्थापित स्पेनिश भाषी समाज में समाहित हो गए, इसलिए इतालवी भाषा धीरे धीरे भुला दी गई। कुछ शब्द हैं जो बातचीत में उपयोग किए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ अर्जेंटीना में, मान लीजिए इतालवी शब्द लेबरर, लबोरारे का अर्थ है काम करना, और अर्जेंटीनी इसे आज तक सफलतापूर्वक उपयोग करते हैं। बोलचाल में अगर लोग एक दूसरे से बात करते हैं, मी वॉय ए लाबोरार, लेबोरार का मतलब काम करना। लेकिन यह उन इतालवी लोगों से आया है जो यहाँ आए थे। तब ये सबसे मुख्य, सबसे शक्तिशाली लहर थी इतालवी लोगों की अमेरिका में। क्या ये वही लहर है? वही लहर, हाँ हाँ हाँ। कोई अर्जेंटीना छोड़ रहा था, कोई साश पिरा। हाँ, स्पेनिश बेड इतालवी बेलाड गैलिशियनो को यहाँ और भी नाम से बुलाते हैं। अर्जेंटीना में एशियाई देशों से भी बहुत से प्रवासी हैं और हम कोरियाई इलाके में घूम रहे हैं। यहाँ ज्यादातर लोग काम करते हैं, रहते नहीं हैं। यहाँ कोरियाई लोगों की एक बड़ी बस्ती है और उनके पास ये सभी तरह की दुकानें हैं, जिनमें ये कपड़े की दुकानें और अन्य प्रसिद्ध दुकानें शामिल हैं। हम उस गली तक जल्द ही पहुँचेंगे जहाँ बहुत सारे प्रसिद्ध कोरियाई रेस्तरां हैं जो अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाने जाते हैं। अफसोस की बात है कि अभी हम वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ पर कोरियाई बारबेक्यू का मजा लिया जा सकता है। क्या यह कुत्तों से बना है? तो तुम कोरियाई हो। क्या ये कोरियाई लोग अब स्पेनिश बोलते हैं? यहाँ हमारा और तुम्हारा पीढ़ी है, उनमें से कई यहीं पैदा हुए हैं और वे बहुत अच्छी स्पेनिश बोलते हैं। तुम्हें यह भी समझ में नहीं आएगा कि वह कोरियाई है अगर तुम उसे सिर्फ बोलते हुए सुनो।
और जब तुम वहाँ जाते हो तो तुम्हें समझ नहीं आता, तुम कोरियाई को देखते हो लेकिन वह शानदार स्पेनिश बोलता है, तुम्हारा दिमाग चकरा जाता है। ये कैसे संभव है? और जो लोग मान लो उम्र में बड़े हैं, वे यहाँ आए, उन्होंने निश्चित रूप से यहाँ सीख लिया, लेकिन वे फिर भी जानते हो वे वास्तव में एक सुपरबंद समुदाय में रहते हैं और आप कह सकते हैं कि वे आमतौर पर वे सभी आपस में शादी करते हैं। अर्जेंटीना में खाने के बारे में बात हम कोरियाई नहीं बल्कि इतालवी रेस्तरां में, जैसे कि रोम के प्रसिद्ध रेस्तरां में, और करेंगे। वैसे इतालवी स्थान स्पेनिश से अधिक हैं निश्चित रूप से। तो स्पेन में क्या है ये पेला? यहाँ पेला की तुलना में पास्ता, पिज्जा आदि ढूंढना कहीं अधिक आसान है। 100% तुम्हारे पास मिलानेसा है। मैंने सोचा कि तुम्हें ऐसा मानक सभी अर्जेंटीना वासियों का पसंदीदा व्यंजन आजमाना चाहिए। ये एक पतला मांस का टुकड़ा है जो ब्रेड क्रम्ब में लिपटा होता है, लेकिन ये बीफ है और इसे अलग अलग तरीके से पकाया जाता है, ओवन में या तला जाता है, और यहाँ ये डीप फ्राई किया हुआ है। तुम इसे चखो। इसे इतालवी व्यंजन कहा जाता है, लेकिन वास्तव में अर्जेंटीना में ये इटली की तुलना में कहीं अधिक लोकप्रिय है। मिलकर गा रहे हैं। मैंने यहाँ खाना बनाना बिल्कुल छोड़ दिया है और आलसी हो गया हूँ। मुझे अभी नहीं पता, अगर मैं यूरोप वापस जाऊंगा तो मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे रहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा वहाँ कुछ खुद से बनाने का बहुत शौकीन रहा हूँ, खासकर अपनी आदत की कोई डिश। और यहाँ मैंने बस इसे करना बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ किसी छोटे से कैफे में जाकर नाश्ता करना बहुत आसान है, जैसे कि 5 यूरो में। या मान लीजिए अगर आप ठीक है अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं जैसे कि आलू या कुछ और, तो आपके लिए आसान है कि आप वहां जाइए। वहां विशेष बुफे होते हैं जहां आप वजन के हिसाब से खाना खरीदते हैं और आप तैयार भोजन के लिए पैसे गिनते हैं। क्या यह इसके लायक है कि आप खुद को परेशान करें, क्योंकि वास्तव में आप शायद और भी ज्यादा पैसे खर्च करेंगे अगर आप इसे खुद बनाना शुरू करेंगे। बहुत सारी उबली हुई कंडेंस्ड मिल्क, अर्जेंटीना के लोग इसे सभी मिठाइयों में बहुत पसंद करते हैं। इसे दुल्सी डेल्चे कहा जाता है। वे इस पर उबली हुई कंडेंस्ड मिल्क की एक परत लगाते हैं और ये सब बहुत ही मीठा होता है। ऐसे लोग हैं जिन्हें खट्टा क्रीम की कमी महसूस होती है। शाशलिक के लिए रिकोटा चाहिए। नहीं, ये पनीर नहीं है, ये रिकोटा है। पनीर की जरूरत है। अब विशेषज्ञ आ गए हैं जो वहां से आए हैं और अब खट्टा क्रीम, रिकोटा और पेलमेनी बना रहे हैं। उपलब्ध शराब और समृद्ध वाइन परंपराओं के बावजूद अर्जेंटीना के लोग सीमा जानते हैं। यहाँ शराब की लत नहीं है, वे नहीं पीते। मान लीजिए कुछ लोग शायद थोड़ी व्हिस्की या कुछ और पीते हैं, लेकिन यहाँ वोदका का गिलास पीने का चलन नहीं है। नहीं, ये बस हमारे जैसा सहमत होने के लिए नहीं है। और हर जगह बहुत स्वादिष्ट वाइन है और ये बहुत सस्ती है। यानी कुछ जगहों पर आप जाते हैं और देखते हैं कि बियर की कीमत 1300 पेसो है, जबकि वाइन की कीमत 1500 पेसो है। और आप सोचते हैं क्यों ना वाइन ही पी ली जाए। कभी कभी तो अच्छी वाइन की कीमत अच्छी बियर से भी कम होती है, जैसे कि विशेष ऑफर या छूट के समय। इसलिए कभी कभी यहाँ वाइन पीना एक अद्वितीय अनुभव हो सकता है। अर्जेंटीना में सब कुछ सस्ता है, लेकिन देश में कमाना इतना आसान नहीं है। हालांकि अपनी आय के साथ यहाँ आकर आप सामान्य से कई गुना सस्ते में यूरोपीय आराम प्राप्त कर सकते हैं। आप वास्तव में रूस में ऑनलाइन न्यूनतम आय कमा सकते हैं। रूस में औसत वेतन, लेकिन यहाँ आप शानदार जीवन जी सकते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। खैर, अर्जेंटीना कुल मिलाकर काम के लिए नहीं है। मेरे दोस्तों के कर्मचारियों को 5000 पेसो प्रतिदिन मिलते हैं। मुझे लगता है कि वास्तव में ये बहुत कम है। ये $10 है, किसी भी चीज के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ प्रवासी कौन से व्यवसाय खोलते हैं? रेस्तरां, कैफे। अभी मेरी एक परिचित एक रचनात्मक स्टूडियो खोल रही है, विभिन्न योग स्टूडियो। क्या ये मुख्य रूप से रूसी भाषी लोगों के लिए सेवाएं हैं या अर्जेंटीना के लोगों के लिए भी? यहाँ अब अधिकतर अर्जेंटीना के लोगों के लिए है। हम समझते हैं कि हमें अर्जेंटीना के लोगों के पैसे चाहिए। अभी बहुत सारे रूसी हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत शानदार प्रवास है, क्योंकि लोग यहाँ इसलिए नहीं आए कि वे यहाँ कमाना चाहते हैं, बल्कि वे यहाँ पैसे के साथ आए हैं ताकि देश में निवेश कर सकें। और अर्जेंटीना के लिए यह अद्भुत है। ये समझदार लोग हैं जो अपने पैसे, विचारों और योजनाओं के साथ देश के भीतर अपनी जिंदगी बनाने आए हैं। और मुझे लगता है कि कुछ और साल गुजरेंगे और बहुत सारे शानदार सेवाएं और मजेदार व्यवसाय होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो व्यापार को दबाया जाता है। क्या ये सभी लोग वास्तव में खोलने के लिए आए हैं? कुछ काले तरीके हैं जिनका उपयोग सभी अर्जेंटीनी भी करते हैं ताकि वे सभी करों का भुगतान न करें। चॉकलेट की टाइल को थोड़ा बस दूध में डाल दिया, और ये उनके पास गर्म चॉकलेट है। हाँ, शायद। क्या तुमने ऐसा अभी तक नहीं पिया? मुझे लगता है ये निश्चित रूप से दूध है, साधारण दूध, बस चॉकलेट के साथ। गलती है क्या? वह विशेष रूप से ऐसी है कि पिघलती है? सब कुछ यूनियन नहीं।
जैसा कि मैंने पहले कहा, अर्जेंटीनी आराम करने में पेशेवर हैं। ब्यूनस आयर्स को स्थानीय लोग बायरेस कहते हैं और शाम को यहाँ वे बस सड़क को बंद कर सकते हैं और सुबह तक वहाँ पार्टी कर सकते हैं। यहाँ मैंने लेशा को छोड़ दिया। मुझे यकीन है उसके साथ सब कुछ ठीक होगा क्योंकि वह यहाँ अपने अर्जेंटीनी दोस्तों के साथ है। लैटिन अमेरिका की यह यात्रा ने हमारी पृथ्वी के बारे में राय को पूरी तरह से बदल दिया और इस वीडियो में मैं ये सभी अनुभव आपको नहीं दे सकता। बहुत कुछ मैंने अपने इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स में डाला है, उसे फॉलो करना ना भूलें। वहां मैं व्लादिमीर कारमानोव हूं। अर्जेंटीनी लोग सहिष्णु, स्वतंत्र होते हैं। वे जीवन से प्यार करते हैं और छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करते। यहाँ चर्च के प्रति प्रेम और पोप के प्रति सम्मान किसी भी तरह से विभिन्न अल्पसंख्यकों के प्रति सामान्य व्यवहार के विपरीत नहीं है। युद्ध की शुरुआत के साथ अर्जेंटीना में रूस से गर्भवती महिलाओं की बाढ़ आ गई। किसी समय पर अर्जेंटीना के लोगों ने एक विमान को भी रोका जो संदिग्ध रूप से गर्भवती महिलाओं से भरा हुआ था। ये सभी घोटाले जो हमारे पास लोकप्रिय प्रकाशनों की सुर्खियों में आते हैं कि सभी ने रूसियों को आने से रोक दिया। गर्भवती रूसी महिलाओं के साथ विमान को रोका, सभी को भगा दिया। ये सब, मुझे संदेह है कि यह सच नहीं है। तुम बताओ वास्तव में क्या हुआ था? हाँ, सुर्खियां निश्चित रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं। सभी का निवास परमिट रद्द कर दिया गया है, लेकिन वास्तव में अब भी आने दे रहे हैं। निवास परमिट वैसे ही दे रहे हैं। अभी एकमात्र बात यह है कि उन्होंने पर्यटक प्रवास को बढ़ाना बंद कर दिया है। ये पहले नहीं था, मतलब वे रूसियों को 90 दिनों के लिए आने देते थे और बस एक साल में उन्होंने 90 दिन और जोड़ना शुरू किया, लेकिन अब देना बंद कर दिया है। ये हाँ सच है। बाकी सब कुछ काम कर रहा है। मतलब अर्जेंटीना ने पिछले साल में पहले रूसियों को कुछ बोनस दिया और फिर उसे वापस ले लिया। हाँ, उन्होंने समझ लिया कि यहाँ पहले से ही बहुत ज्यादा हैं। हमारे यहाँ वास्तव में बहुत ज्यादा हो गए हैं और वे इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ अनुवादक इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ देखिए, और निवास परमिट और नागरिकता ये पूरी तरह से मुफ्त की कहानी है। मतलब हर व्यक्ति इसे खुद कर सकता है। और यहाँ उन्होंने रूसी भाषा की वेबसाइटों पर सुर्खियां देखी कि हम वहाँ $3,000, $6,000, $10,000 में हैं और उनके लिए ये समझ से बाहर था कि लोग ये पैसे क्यों दे रहे हैं। और उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ भ्रष्टाचार घटक है। अचानक शायद ये महिलाएं आती हैं और बच्चे के जन्म का अधिकार बेचती हैं और इसी तरह। मतलब वे संदेह करते हैं कि कोई बिना जन्म दिए भी किसी तरह इसे खरीदने की कोशिश कर रहा है। माने एक गर्भवती महिला बिना पिता के आती है, अनजान व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है, उसे नागरिकता मिल जाती है। कैसे? क्या वे सभी को नागरिकता देते हैं? तो जिन्होंने बच्चा पैदा किया, बच्चे को स्वचालित रूप से जन्मभूमि के अधिकार से मिलता है। मतलब यहाँ जन्मा बच्चा सब कुछ अर्जेंटीना का नागरिक है। उसके माता पिता को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब उन्हें प्रक्रिया से गुजरना होता है। ये लगभग 2-3 साल तक चलती है। मेरे जुड़वा बच्चे हैं। हाँ, मेरे यहाँ एक साथ 2 अर्जेंटीनी बच्चे पैदा हुए, इसलिए मुझे 2 बार तेजी से नागरिकता मिलनी चाहिए थी। तुम्हारे परिवार जितने अर्जेंटीनी हैं उतने ही गैर अर्जेंटीनी हैं। अब ज्यादा हैं। अब ऐसा लगता है मैं भी अर्जेंटीनी हूँ। वह पहले से ही रह गया है, लेकिन उसे नागरिकता के लिए थोड़ा सा समय बाकी है। और आप लोग कुछ असमंजस में हैं? यहाँ ऐसा होता है कि प्रत्येक पति पत्नी अलग अलग जज के पास जाते हैं और हर एक का मामला चलता है उसके में अपने रफ्तार में। इसलिए उसका भी जल्द ही तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं। रूस या यूक्रेन से लोगों के लिए यहाँ आकर बच्चे को जन्म देना और सभी दस्तावेज प्राप्त करना कितना महंगा है? नहीं, सभी नागरिकता नहीं, बच्चे के लिए। और बच्चे के लिए जल्दी, ये जन्म के बाद 3 सप्ताह में सभी दस्तावेजों का पूरा पैकेज तैयार हो जाता है। अब बच्चा पैदा करने में कोई समस्या नहीं है। दस्तावेज और पैसों की बात करें, अगर हम सहायक अनुवादक की सेवाओं की बात करें, कंपनी और अपार्टमेंट किराए पर लेना और अस्पताल की फीस और डॉक्टर की फीस, ये लगभग $20,000 के आसपास होता है।
मेक्सिको में बच्चे को जन्म देना बहुत महंगा है, चिली में भी बहुत महंगा है, और साथ ही दस्तावेज प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। यानी यहाँ अभी भी सबसे अच्छे हालात हैं। मेरे विचार में बहुत से लोग जन्म देने के लिए आ रहे हैं और मैं देखती हूँ कि कुछ लोग तो अपनी कारें और अपार्टमेंट तक बेच रहे हैं ताकि वे अर्जेंटीना आकर बच्चे को जन्म दे सकें। बहुत सारे लोग। फरवरी में मेरे पास 16 जन्म थे जिनमें मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थी। ये बहुत एक अर्जेंटीना प्रवासियों का स्वागत करता है और दस्तावेज उन लोगों को नहीं देता जो जन्म देने आते हैं। ये दिखाना बेहतर है कि आपके पास अर्जेंटीना में आए हैं कि आप यहाँ क्या भुगतान कर रहे हैं, करो, लेकिन वे बिल्कुल भी अधिक नहीं है। यानी आप एक छोटा मोनोट्रिब्यूट खोल सकते हैं। ये रूसी में आईपी है या स्वरोजगार, और मासिक रूप से ये दिखाना कि आप कर का भुगतान कर रहे हैं। बाकी सब कुछ केवल ये प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण है कि आप रूस में दोषी नहीं हैं, कि आप दोषी नहीं हैं, यहाँ किसी भी प्रांत में नहीं। इंटरपोल में ये पूछते हैं कि आप दोषी नहीं हैं। माता पिता के लिए और कोई आवश्यकताएं नहीं है। इस दौरान अपनी नागरिकता रखी जा सकती है। मैं रूस के प्रति अच्छी भावना रखता हूँ। ये नहीं कह सकता कि मैं कभी वहाँ नहीं लौटूंगा, लेकिन अगर इच्छा हो तो केवल अर्जेंटीनी बनकर रह सकते हैं। वैसे अर्जेंटीनी नागरिकता से त्याग नहीं किया जा सकता। मतलब कभी भी नहीं? अर्जेंटीना का नागरिक बिना वीजा के यूरोप और यूरोपीय संघ की यात्रा कर सकता है? हाँ, अर्जेंटीनी बिना वीजा के यूरोपीय संघ में जा सकते हैं। और क्या, इंग्लैंड भी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, न्यूजीलैंड। अमेरिका नहीं? अमेरिका नहीं, लेकिन अर्जेंटीनी को अमेरिका में मिलती हैं 10 वर्ष का वीजा। और इसे खोलते हैं अपेक्षाकृत आसानी से, पर कतारें बड़ी हैं। ठीक है, तुम एक अस्थिर देश के नागरिक हो, लेकिन तुम एक अधिक स्थिर देश में जा सकते हो। तुम्हें किसी तरह से हमेशा खींचेगा। क्या ये नागरिकता नीचे की ओर है? नहीं नहीं, यहाँ अर्जेंटीनी लोगों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे अन्य देशों में जो कमाते हैं उस पर कर चुकाएं। यानी अमेरिका में ऐसा होता है। हम अमेरिका में जन्म देने क्यों नहीं गए, है ना? क्योंकि वहाँ हमें दुनिया में कहीं भी काम करने पर सभी आय पर कर चुकाना पड़ता। वहाँ एक विशेषता है, यहाँ ऐसा नहीं है, और मूल रूप से मैं कोई कमी नहीं देखता। कोई तो क्या तुमने शादी के बाद तुरंत नागरिकता प्राप्त कर ली, या ये कैसे होता है? मैंने नागरिकता बिल्कुल नहीं ली। मैं उन रूसियों में से हूँ जिन्होंने अर्जेंटीनी वाटर से पासपोर्ट नहीं लिया। क्यों? लेकिन मेरे पास एक अलग योजना है। मेरे पति अर्जेंटीनी इतालवी हैं और इसलिए 2 पासपोर्टों में मैंने इतालवी पासपोर्ट बनवाने का निर्णय लिया। क्या वहाँ या तो या? जहाँ तक मुझे पता है, मुझे लगता है कि रूसियों के पास 2 पासपोर्ट हो सकते हैं। शायद मैं गलत हूँ। सही हो सकता है 3 इतालवी और अर्जेंटीनी दोनों हो। 2 देशों के लिए काम करना, परेशान होना, उनके बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन इतालवी पासपोर्ट के साथ उदाहरण के लिए अमेरिका का वीजा लेना आसान है। 3 साल तक शादीशुदा होना चाहिए, भाषा सीखनी होगी, परीक्षा पास करनी होगी। तो ये सब मैंने पहले ही कर लिया है, मैंने पहले ही पास कर लिया है। तो मतलब तुमने लगभग अपना इतालवी पासपोर्ट बना ही लिया है। अब मैं अटक गई हूँ वहाँ। अभी भी संक्षेप में दस्तावेजों के साथ कुछ चीजें हल करनी है ताकि सब कुछ के लिए आवेदन कर सकूं। लेकिन फिलहाल मैंने इस मामले को छोड़ दिया है, और फिलहाल केवल मेरे रूसी पासपोर्ट के साथ, जिसे अब छुपाना बेहतर है। अर्जेंटीना में जन्मे यूलिया के बच्चों की उम्र अब 6 साल है। वे अभी तक स्कूल नहीं जाते हैं। हम बालवाड़ी को अनिवार्य नहीं मानते। वे कहीं नहीं जाते तुम्हारे पास? नहीं जाते। एक समय था जब वे यहाँ थोड़ी देर के लिए बालवाड़ी जाते थे और बच्चों के शिविर में भी जाते थे। उन्होंने स्पेनिश भाषा सीखी है, वे स्पेनिश में बात करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल वे हमारे पास घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वे रूस में तो गए होंगे? वे बहुत छोटे थे। उनके मन में ये धारणा बनी है कि वहाँ बहुत अच्छा है। किसी कारणवश वे वहाँ 2 साल तक रहे थे, लेकिन उनके मन में हमेशा ये इच्छा रहती है रूस चलें और नाव से मॉस्को चलें। हालांकि उन्हें याद नहीं। मुझे लगता है उन्हें याद नहीं है। मुझे सिर्फ याद है कि सर्दियों में 2 बच्चों को बाहर जाने से पहले तैयार करना कितना मुश्किल था। नहीं, मुझे अब और नहीं चाहिए। आपके कौन दोस्त परिवार है? आप किसके साथ बातचीत करते हैं? क्या ये रूसी भाषी लोग हैं या नहीं? शुरुआत में हाँ, ये केवल रूसी भाषी प्रवासी थे, और फिर जब बच्चे चलने लगे, वे थोड़ी देर के लिए स्कूल जाने लगे, हमने उनके सहपाठियों के माता पिता से मिलना शुरू किया, और इस तरह हमने उन माता पिता के साथ एक छोटी सी अर्जेंटीनी मंडली बना ली जिनके बच्चे हमारे बच्चों की उम्र के हैं। और इन्हीं अर्जेंटीनी दोस्तों की वजह से मेरा स्पेनिश भाषा भी सुधर गया, और ये बेहतर हो गया क्योंकि उनके साथ बातचीत करनी पड़ती थी, और अब मैं काफ़ी अच्छी तरह से बात कर लेता हूँ। यहाँ स्कूल 6 साल का होता है अनिवार्य रूप से, यानी मेरे बच्चे अगले साल जब वे 6 साल के हो जाएंगे, जो कि जल्द ही होगा, उन्हें स्कूल जाना होगा।
यहाँ ये 2 चरणों में बंटा होता है, प्राइमरिया और सेकेंडरिया। 6 साल एक में, 6 साल दूसरे में, कुल मिलाकर आप 12 साल पढ़ाई करते हैं। यहाँ पढ़ाई के प्रति रवैया शुरू में बहुत हल्का होता है, यानी बच्चों को पहले ही कक्षा में होमवर्क करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। वे शिक्षक यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को पढ़ाई पसंद आए, ताकि वे खुशी खुशी स्कूल जाएं। मुझे यह दृष्टिकोण बहुत पसंद है। और फिर जब बच्चा बड़ा होता है, समझदार बनता है, तो वह खुद परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। अगर वह पढ़ाई करना चाहता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसलिए स्कूल को रूस की तुलना में, उदाहरण के लिए CIS देशों की तुलना में कमजोर माना जाता है, लेकिन विश्वविद्यालयों को इसके बावजूद काफी मजबूत माना जाता है। बच्चे तदनुसार स्पेनिश भाषा में पढ़ाई करेंगे, और अगर बहुत इच्छा हो तो या तो रूसी भाषा में एक नर्सरी है या रूसी भाषा का कॉलेज, स्कूल, कुछ ऐसा। अभी तक नहीं है। एक है, यह दूतावास के तहत स्कूल है, लेकिन वहाँ पहुँचना मुश्किल है। वहाँ मुख्य रूप से राजनयिकों के बच्चे होते हैं। कभी कभी अगर जगह होती है तो कुछ लोग भी शामिल हो जाते हैं जो रूसी स्कूल चाहते हैं, लेकिन यह तदनुसार पढ़ाई के लिए है, सीधे रूसी सेमेस्टर के अनुसार। और यहाँ पर शरद ऋतु और सर्दी अलग होती है, ये मुश्किल है बच्चे के लिए। अभी बहुत सारे प्रवासी आए हैं और ऐसा लगता है कि वे रूसी स्कूल खोलना चाहते हैं, लेकिन ये मुश्किल है। बच्चों की नर्सरी या स्कूल खोलने के लिए अनुमति प्राप्त करना मुश्किल है। उम्मीद कि वे सफल होंगे, शायद किसी को इसकी जरूरत हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को रूसी स्कूल नहीं भेजूंगी। उन्हें स्पेनिश अंग्रेजी सीखने दें। यहाँ निजी स्कूलों में फीस महंगी नहीं है और अक्सर पढ़ाई 2 भाषाओं में होती है, स्पेनिश और अंग्रेजी। और स्कूलों की फीस क्या है? खैर महंगी नहीं है, शायद $300-400 प्रति माह होती है। स्कूल यहाँ प्राथमिक, हाँ मतलब पहला। ये थोड़ा निजी है और सरकारी मुफ्त है। सरकारी स्कूल मुफ्त है, सभी के लिए उपलब्ध, मतलब यहाँ तक कि पर्यटक भी पासपोर्ट, विदेशी पासपोर्ट के साथ जा सकता है मुफ्त स्कूल में। उसमें प्रवेश थोड़ा कठिन है क्योंकि मुफ्त स्कूल भी अच्छे और बुरे में बंटे होते हैं। तुम्हें वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से पंजीकरण करना होगा, लेकिन कई प्रवासी जो इस साल आए हैं अपने बच्चों को मुफ्त स्कूलों और बालवाड़ियों में दाखिला दिलाने में सक्षम रहे। अर्जेंटीना की कमियों की बात करें तो सभी धीमी गति और खराब सेवा का उल्लेख करते हैं, लेकिन दूसरी ओर यह सक्रिय प्रवासियों के लिए व्यापार के लिए खाली नीचे खोलता है। अर्जेंटीना में सेवाएं कमजोर हैं, यहाँ जरूरत है वास्तव में उस सेवा को लागू करने की जो रूस में है। और अगर लोग इस काम में लगे थे, ठीक है, यहाँ इसे आगे बढ़ाना चाहिए। रूसी दिमाग के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वह खुद को इस बात के लिए तैयार करे कि तुम्हारे पास कल के लिए स्थगित कर देते हैं या देर से आते हैं। तुम कहीं आते हो, वेटर तुमसे ऐसे बात करता है जैसे कि तुम उसके कोई भाई हो, जानते हो। तुलना करें कोई मैनिक्योर। दुबई में तुम जाओगे, वहाँ तुम्हें चाय वगैरह मिलेगी, कुछ ऐसा। यहाँ तुम आओगे, मैं तो नहीं जाती, लेकिन हमारी लड़कियाँ यहाँ अच्छा करती हैं मैनिक्योर के साथ। उनके पास सच में सुपर पुपर है। अगर तुम आओगे तो सोचोगे यार उन्होंने उपकरणों को सच में स्टेरिलाइज किया है या नहीं, और ऐसा सब कुछ औसत दर्जे का है। इसका मतलब है कि इसे अपनाना और स्वीकार करना होगा। और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं अब इसकी आदी हो गई हूँ। लेकिन अक्सर फायदे नुकसान को ढक देते हैं। लिसा ने यहाँ न केवल अपने लिए खाना बनाना बंद कर दिया है, अब वह अपने कपड़े भी नहीं धोता है खुद। मैंने अपने कपड़े खुद धोना बंद कर दिया है, क्योंकि खुद कपड़े धोने के बजाय तुम बस लेते हो एक बड़ा पैकेट, तुम इसे लॉन्ड्री में ले जाते हो और वे सिर्फ 3 यूरो में एक बड़ा पैकेट 5-7 किलोग्राम तुम्हारे सारे कपड़े धो देंगे, इस्त्री कर देंगे और वे अच्छी खुशबू देंगे, कोई दाग नहीं, कुछ भी नहीं। तुम सोचते हो तो मैं क्यों इस झंझट में पड़ूं? खैर, सबसे पहले वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं, उन अपार्टमेंट्स में भी नहीं जिन्हें तुम किराए पर लेते हो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। दूसरी बात, अगर वे तुम्हारे लिए सब कुछ धोकर, इस्त्री करके और सुखा कर दे रहे हैं, क्यों परेशान होना? अभी मेरा सबसे पसंदीदा शहर धरती पर बुएनोस आयर्स है। यहाँ की सभी समस्याओं के बावजूद मैं अर्जेंटीना और बुएनोस आयर्स से प्यार करता हूँ। तो फिर पहले कौन सा पसंदीदा शहर था? हंसी, ये एक कठिन सवाल है। मुझे दुबई भी पसंद था, लेकिन मैं हमेशा समझती थी कि मैं वहाँ नहीं रहूंगी। यानी मैं हमेशा समझती थी कि ये मेरे लिए एक तरह का ट्रांजिट पॉइंट है, एक स्थान। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मेरे लिए एक बहुत तीव्र विपरीतता थी, अच्छे और बुरे दोनों अर्थों में।
क्योंकि एक तरफ दुबई है जो एक रेगिस्तान है और यहाँ देखो कैसी बाढ़ है। यह पूरी तरह से प्रकृति है। यहाँ साल के 365 दिन कुछ ना कुछ खिलता रहता है। दुबई में नई इमारतें हैं और यहाँ देखो ऐसे घर हैं, मुझसे बढ़कर एक सुंदर। हालांकि मुझे गगनचुंबी इमारतें भी बहुत पसंद हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुबई सुपर आरामदायक और सुपर सेवा है। जब आप दुबई मॉल के शौचालय में जाते हैं तो वहां आपके लिए ताजे फूल होते हैं और एक सफाई कर्मचारी शौचालय में टाई पहने हुए होता है, हम जैसे किसी भ्रमण पर गए हों। हाँ, जब आप आते हैं तो साबुन, नैपकिन कुछ भी नहीं होता। ये उन लोगों के बारे में एक एपिसोड था जिन्होंने लैटिन अमेरिका के डरावने किस्सों से नहीं डरे, स्थानांतरण का निर्णय लिया और सही साबित हुए। अब उनके लिए अर्जेंटीना अंटार्कटिका जैसा कुछ नहीं है, बल्कि एक नया घर है, और वह भी बहुत आरामदायक, जब आप जानते हैं कि इसमें कैसे रहना है। मेरे चैनल पर अर्जेंटीना के बारे में एक और एपिसोड और लैटिन अमेरिका पर पूरी श्रृंखला होगी, तो मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब करें। हर जगह मैं हूँ वोवा कारमानो। अलविदा।